If you have not subscribed to the channel yet, then subscribe to the channel and press the bell icon. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इमेविट एकेडमी। तो चलो कंटिन्यू करते हैं ये चैप्टर। आई एम टीचिंग यू द सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 9th, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कर लिया है इस चैप्टर का, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, और मुझे उम्मीद है कि यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस 2 लेक्चर्स एंड नाउ टुडे आई विल बी कंटिन्यूइंग विद लेक्चर नंबर 3। तो हमें आज यहाँ से स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अगर प्रीवियस लेक्चर्स अभी नहीं देखे हो अभी तक तो जरूर उनको देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स एंड ओनली देन यू कंटिन्यू विद द प्रेजेंट लेक्चर। ओके, तो चलो, मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे वाले जो सारे पोर्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में, तुम उनको जरूर देख लिए हो और अभी प्रोसीड कर रहे हो लेक्चर 3 के साथ, जहां हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इस टॉपिक से। वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स शो स्पेशल डिफरेंसेस। हर एक सेल अलग होता है किसी और सेल से। यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है तुम्हें, नर्व सेल का देखो कैसा अलग तरह का दिख रहा है, बोन सेल्स अलग तरह का दिख रहा है, ये स्मूथ मसल सेल्स अलग तरीके का दिख रहा है। सो एवरी सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर सेल, इजंट इट? डिफरेंस होता ही है, येट दे ऑल शो सम बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान। लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान है वो हर सेल में लगभग लगभग सेम होता है। और उस तरह के सेल को जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड सेल, और इसे हम पढ़ने वाले हैं। एक जनरलाइज्ड प्लांट सेल को भी पढ़ेंगे, जनरलाइज्ड एनिमल सेल को भी पढ़ेंगे, डायग्राम से पढ़ेंगे कि एक सेल दिखता कैसा है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। अ जनरलाइज्ड सेल कंसिस्ट ऑफ 3 एसेंशियल पार्ट्स। एक जनरलाइज्ड सेल में ये 3 पार्ट्स जरूर से जरूर होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, इसमें ये 3 पार्ट जरूर रहेगा। इसको अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाम अभी साथ साथ याद करो। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ दिख रहा है तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन या फिर इसे तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो, ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो यानी किसी पौधा का सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो किसी एनिमल के बॉडी का सेल हो। दोनों सेल में ये सेल मेम्ब्रेन जरूर से जरूर प्रेजेंट रहता है। ओके, और ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है। ओके, सेल के कुछ पार्ट्स नॉन लिविंग भी होते हैं और बहुत सारे ज्यादातर पार्ट्स लिविंग पार्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पार्ट्स जो नॉन लिविंग है तो होते हैं उनके नाम हम पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेल आर लिविंग पार्ट्स। अच्छा, दूसरा जो पोर्शन है सेल का जो दोनों सेल में प्रेजेंट रहता है वो कौन सा पार्ट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी। नाम याद करो, न्यूक्लियस। ओके, और एक और पार्ट है साइटोप्लाज्म। बेसिकली ये सेमी लिक्विड एक पार्ट होता है सेल का, सेमी लिक्विड मतलब पूरा लिक्विड नहीं, लिक्विड जैसा और थोड़ा थोड़ा गाढ़ा लिक्विड जैसा, सेमी लिक्विड। सो दैट इज साइटोप्लाज्म। बेसिकली यही साइटोप्लाज्म है जिसके ऊपर, जिसके अंदर यानी सारे सेल ऑर्गेनल, सारे पार्ट्स ऑफ द सेल प्रेजेंट रहते हैं जिसमें। ओके, साइटोप्लाज्म इज दैट मीडियम। तो 3 सेल के एसेंशियल पार्ट्स का नाम याद कर लिया होगा तुमने। बेसिकली मैंने तुम्हें ये तरीका बताया है कई बार कि वीडियो देखते देखते चीजों को याद करो, चीजों को दिमाग में रिकॉर्ड करो, ये सबसे इफेक्टिव होता है। ओके, तो फिर से मेरे साथ साथ तीनों नाम को बोलो। सेल मेम्ब्रेन, अदर नेम इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। स्पेलिंग भी देख लेना। Now, figure 2.6 shows the structure of a generalized animal cell and of a generalized plant cell as seen under a compound microscope. तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तुम्हें यहाँ दिख रहा है एक प्लांट सेल का डायग्राम, एक एनिमल सेल, ये पहला वाला एनिमल सेल है, एनिमल सेल का डायग्राम और एक प्लांट सेल का डायग्राम तुम्हें क्लियरली फिगर में दिख रहा है ना। ये बेसिकली एक जनरलाइज्ड एनिमल सेल है और ये एक जनरलाइज्ड प्लांट सेल है, और इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके देखो कितने सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स तुम्हें यहाँ लेबल किया हुआ दिख रहा है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम, गोल्जी पैरेटस। ध्यान से देखना कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ओके, लेकिन सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये जो 3 मेजर नाम मैंने अभी भी बताया तुमको, इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करके भी लिखा गया है। ये तीनों दोनों सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन मेजरली दीज 3 आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो तुम्हारा इधर एनिमल सेल में भी है, इधर प्लांट सेल में भी है। न्यूक्लियस इधर भी है, इधर भी है, मतलब एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में, और साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल्स में है। साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल में प्रेजेंट है। बेसिकली ये जो लिक्विड मीडियम है ना, जहां पर ये सेल ऑर्गेनल्स
प्रेजेंट है, लिक्विड नहीं सेमी लिक्विड मैंने जो बताया वो साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसके बारे इस फिगर में हम वापस से आते हैं, पहले इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स मतलब लिटिल ऑर्गन्स ऑफ द सेल, सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स, जैसे अभी हम पढ़ने वाले हैं सारे सेल ऑर्गेनेल्स को। दे हैव अ डेफिनेट शेप, उनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, एंड डेफिनेट फंक्शन होता है। हर एक सेल ऑर्गेनल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, एक काम वो करता है, और वो उसका क्या फंक्शन है उनको हम आगे पढ़ेंगे। सच पार्ट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। स्पेलिंग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सेल ऑर्गन पर ऑर्गन लिखना, फिर ऑर्गेनल्स के लिए ELLES, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स का वही काम है, वही स्टेटस है एक सेल में जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स का काम होता है, तो वही चीज लिखा हुआ है। द ऑर्गेनल्स यानी सेल ऑर्गेनल्स हैव द सेम स्टेटस इन अ सेल एज द ऑर्गन्स हैव इन द एंटायर बॉडी ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। तो हमारे बॉडी में किडनी है, लिवर है, हार्ट है, सबका अलग अलग फंक्शन है ना। किडनी का अलग फंक्शन है, हार्ट का अलग फंक्शन है, लिवर का अलग फंक्शन है। तो एवरी ऑर्गन ऑफ अ बॉडी हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, सिमिलरली एवरी ऑर्गेनल इन अ सेल हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल ऑर्गेनल्स आर लिविंग पार्ट्स। हाँ, इसके इस पॉइंट का एक्सेप्शन भी है, सारे सेल ऑर्गेनल्स लिविंग नहीं होते, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जरूर है जो नॉन लिविंग होते हैं और उनको हम पढ़ने वाले हैं, बट मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर लिविंग पार्ट्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है फिगर में एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। फिगर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम समझ सोच भी नहीं सकते हो। ये दोनों फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, मैं बोल रहा हूँ, टेक माय वर्ड्स वेरी सीरियसली। तो इसका लेबलिंग तुम्हें एग्जाम में आ सकता है, और इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स को ध्यान से देख लेना है, इनफैक्ट सारे लेबलिंग्स को देख लेना। तो चलो इसको पहले लेबलिंग को समझते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं अभी। तो तुम अगर सिर्फ एनिमल सेल को देखो तो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर तुम्हें यहाँ दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन एनिमल सेल में ही आउटर मोस्ट लेयर है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट है, लेकिन वो आउटर मोस्ट लेयर नहीं है। प्लांट सेल में देखो सेल मेम्ब्रेन ये वाला पोर्शन है, ये वाला मेम्ब्रेन है, जिसको मैंने रेड से अभी बाउंड्री किया है, हाईलाइट किया है, ये सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर है, तुम यहाँ ध्यान से देख रहे हो, सेल वॉल। तो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन। ध्यान देने वाली बात है, सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, और वो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर भी है। और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ये जो सेल वॉल है ना, ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है सेल का। लेकिन सेल मेम्ब्रेन लिविंग कंपोनेंट होता है। वैसे आगे हम बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें कुछ नॉन लिविंग भी आएगा, तो डोंट वरी, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, वो है सेंट्रोजोम। और सेंट्रोजोम तुम्हें दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एक ऑर्गेनल सेंट्रोजोम। साइटोप्लाज्म किसको बोल रहे हैं, ये जो पूरा एंटायर मीडियम है ना, जिसके ऊपर ये सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ये जो येलो कलर का तुम्हें दिख रहा है एंटायर थिंग, ओके, ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे तुम्हें फिगर में लेबल किया हुआ मिल रहा है, साइटोप्लाज्म फिगर में दिखा, लेबल किया हुआ है ना, ये वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म। देखो ये येलो कलर का जो लिक्विड मीडियम है, इधर भी येलो कलर का जो लिक्विड मीडियम है, ये साइटोप्लाज्म है। ओके, सेमी लिक्विड होता है, और ये दोनों सेल्स में रहता है। तो अभी तक हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म कर लिया, और ये सेंट्रोजोम किया। सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनल है, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, ध्यान देने वाली बात है। और इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम फंक्शन की बात कर नहीं रहे हैं, अभी बस नाम हम लोग देख रहे हैं। गोल्जी अपैरेटस भी सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, गोल्जी अपैरेटस। लेकिन गोल्जी अपैरेटस जैसा ही प्लांट सेल में भी एक होता है सेल ऑर्गेनल, प्लांट सेल में भी होता है गोल्जी अपैरेटस के जैसा, उसे हम गोल्जी अपैरेटस नहीं बोलते, प्लांट सेल में उसे हम डिक्टियोजोम्स बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिक्टियोजोम्स। तो प्लांट सेल में डिक्टियोजोम्स बोलते हैं, एनिमल सेल में गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि गोल्जी अपैरेटस किस सेल में प्रेजेंट रहता है, तो बोलना सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट रहता है, क्योंकि प्लांट सेल में उसे हम गोल्जी अपैरेटस नहीं बोलते हैं, उसे डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस नीचे है, न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल,
और ये जो तुम्हें सर्कल, बड़ा सा ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है, इस दूसरे वाले सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट वॉल है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो लेबलिंग इस फिगर में नहीं किया हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और बिल्कुल न्यूक्लियस में भी एक मीडियम है, ओके, लिक्विड लाइक मीडियम, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से ही, साइटोप्लाज्म जैसा, जैसे सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। यहाँ देखो लेबल किया हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये ब्लू कलर का जो मीडियम है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में एक गोल सर्कुलर एक पार्ट में दिख रहा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। एंड nucleolus is also present in both of the cells, whether a plant cell or animal cell। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ पे ये इनको भी पढ़ लिया, गोल्जी पैरेटस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस बोल रहे हैं। और इसी न्यूक्लियस के तीन अलग अलग पार्ट्स को हमने पढ़ा अभी। न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये जो मीडियम है, जो ब्लू कलर का यहाँ पे जो मीडियम है, उसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और फिर ये जो सेंट्रल गोल, गोल जैसा एक सर्कुलर यहाँ पे एक ऑर्गेनल है, इसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो तीन पार्ट्स पढ़ा हमने न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, यहाँ पे न्यूक्लियोलस का स्पेलिंग NU होगा, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, समझ में आया? फिर इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तुम्हें यह फिगर में दिख रहा है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स है। एंड दीज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म आर नोन एज क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, आगे पढ़ोगे। क्रोमैटिन फाइबर्स ये कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, ध्यान देना, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें प्रेजेंट रहता है क्रोमैटिन फाइबर्स। तो ये दोनों सेल में रहता है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। फिर साइटोप्लाज्म है, जिसको मैंने ऑलरेडी बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल है जो दोनों सेल में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में ही ये प्रेजेंट रहता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी है, इस साइड में भी है, प्लांट सेल में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और वो क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या फंक्शन है, सब बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। फिर वैक्यूल है, वैक्यूल देख रहे हो, एम्प्टी स्पेसेस है, खाली जगह जिसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है जनरली, या कुछ दूसरी चीजें भी रह सकती है, मेजरली पानी रहता है, वाटर भरा हुआ रहता है। इसका अलग ये फंक्शन होता है, ये बेसिकली एक टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। तो फंक्शंस तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर तुम ध्यान से देखो, प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो काफी बड़ा बड़ा है, एनिमल सेल का वैक्यूल थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में ही रहता है वैक्यूल। और उसके बाद जो सेल ऑर्गेनल है वो क्लोरोप्लास्ट लेबल किया हुआ है, और क्लोरोप्लास्ट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो यहाँ पे तुमने कई सारे सेल ऑर्गेनल्स का नाम अभी पढ़ लिया, इसके अलावा भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स और हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, जो कि अभी यहाँ लेबल नहीं किया हुआ है। आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्या फंक्शन होता है, सब चीज हमें डिटेल में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बिगिन हो चुका है। तो अभी तक सारे सेल ऑर्गेनल्स का नाम तुम्हें मोटा मोटा याद हो गया होगा, और ये भी याद हो गया होगा कि तीन एसेंशियल सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या है: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। और कुछ अगर मैं तुमसे पूछूं कि दो ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, और दो ऐसे नाम बताओ जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, तो तुम बता सकते हो। तुम मुझे बताना, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है तो सेंट्रोजोम, गोल्जी पैरेटस। सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो सेल वॉल, और फिर ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बता सकते हो ना? जिसमें मैंने बताया था ऑलरेडी कि सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, और ये भी मैंने बताया था ये न्यूक्लियोप्लाज्म भी नॉन लिविंग होता है। इसके अलावा भी देखो कुछ और नॉन लिविंग है कंपोनेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं। नीचे चलो चलते हैं इस बॉक्स में, पार्ट्स ऑफ अ सेल। तो लिविंग पार्ट्स में हमारा यहाँ दो कॉलम है, लिविंग पार्ट्स एंड नॉन लिविंग पार्ट्स। तो लिविंग पार्ट्स में हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है जो दोनों सेल में प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। और
ये भी मैंने बताया था कि ये एनिमल सेल का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल में ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन नहीं होता। प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, लेकिन वो एक नॉन लिविंग पार्ट है। यहाँ देखो नॉन लिविंग पार्ट में सेल वॉल लिखा हुआ है, एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, सेल वॉल किसका बना होता है मैंने बताया भी था, मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, सेल्यूलोस का बना होता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म में आते हैं। साइटोप्लाज्म सेमी लिक्विड मीडियम है जिसमें प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें लिविंग वाले जो होते हैं उनके नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो तरीके का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो स्मूथ वाले को SER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ वाले को RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ये इस देखो इधर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हम लोग बाद में थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। तो अभी नाम बस देख लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम को जोर जोर से बोलो, ये जरूरी है कि बोलना जरूरी है। ओके, अदरवाइज सिर्फ सुनने से नहीं होगा। साइटोप्लाज्म में लिविंग पार्ट हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोजोम। और ये सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है ना। उसके बाद है प्लास्टिड्स। अच्छा, प्लास्टिड्स भी देखो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ओके, तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स जो सिर्फ प्लांट स्पेसिफिक, एनिमल सेल स्पेसिफिक, वो याद रखना। सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। और नॉन लिविंग में आ जाता है हमारा वैक्यूल्स, जो दोनों सेल में प्रेजेंट है। मैंने बताया था ना वैक्यूल्स, जिसमें अंदर पानी भरा हुआ रहता है। फैट ड्रॉपलेट्स, ग्रैन्यूल्स, ये सारी भी चीजें हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं सेल के। बेसिकली जो नॉन लिविंग है ना, उसे हम सेल ऑर्गेनल जनरली बोलते नहीं है, लिविंग वाले को ही हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, मैंने बताया था ऑलरेडी कि ये नॉन लिविंग है। और लिविंग में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोलाई है, क्रोमैटिन फाइबर्स है, दीज आर ऑल inside the nucleus, and these three are living components. Nucleoplasm is non-living component. ठीक है, अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ईच सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले भी एक बार इस चीज को बता चुका हूं, है ना। तो ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो इसे, ये दोनों टाइप के सेल में प्रेजेंट है। ईच सेल, वेदर इट इज अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द सेल मेम्ब्रेन हैज फाइन पोर्स थ्रू विच द सब्सटेंसेस में एंटर और लीव द सेल। सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स होते हैं, फाइन पोर्स होते हैं, एंड थ्रू दिस पोर्स सब्सटेंसेस में एंटर और लीव द सेल। सब्सटेंसेस बाहर भी जाते हैं सेल से, और बाहर के सब्सटेंसेस सेल के अंदर भी आते हैं। तो ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन एक छलनी के जैसा होता है। ठीक है, तो छोटे 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 होल्स होते हैं, फाइन पोर्स होते हैं। अंदर के सब्सटेंसेस बाहर भी जा सकते हैं, बाहर से अंदर भी आ सकता है सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके बाद क्या है? द परमियाबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव। इसे सिलेक्टिवली परमियाबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेक्टिवली परमियाबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू व्हाइल इट प्रिवेंट्स द अदर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होता है? फाइन पोर्स। अभी अभी ये चीज भी हमने पढ़ा, इसमें होता है फाइन पोर्स, छोटे छोटे पोर्स, FINE लिखा है मैंने। फाइन पोर्स, छोटे छोटे होल्स, जिससे सब्सटेंसेस बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं। यानी सब्सटेंसेस कैन एंटर एज वेल एज लीव द सेल थ्रू दीज फाइन पोर्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ये होता है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव होता है, यानी सिलेक्टिव मतलब हर सब्सटेंसेस को वो अलाउ नहीं करता है कि बाहर चले जाओ। इट विल अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू गो आउट, एंड ऑल्सो सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर इनसाइड द सेल। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस बाहर का, कोई भी सब्सटेंस अंदर आ गया, या अंदर के कोई भी सब्सटेंस को वो बाहर भेज दिया, बाहर चले जा सकता है इस होल से, ऐसी बात नहीं है। दीज फाइन पोर्स will allow only specific substances, certain substances to pass through it. इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम होता है सिलेक्टिवली परमियाबल मेम्ब्रेन।
ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिलेक्टिवली परमियाबल मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू। सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन किस मेम्ब्रेन को बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन को। ये भी पूछता है क्यों बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन? इसका रीजन यहां पर लिखा हुआ है। इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू while it prevents the others. This point is very, very important point. Plant cells have cell wall. ओके और ये हमारा होता है नॉन लिविंग सब्सटेंस। मैंने बोल दिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस। और किस चीज से बना होता है? सेल्यूलोस। ये भी मैंने अभी बताया था। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता हुआ, मतलब सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर का एक लेयर है सेल वॉल, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में रहता है, और वो बना होता है सेल्यूलोस से, एक नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट होता है। The cell wall gives shape and a certain degree of rigidity to the cell without interfering with the functions of the cell membrane. तो ये सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कि वो शेप देता है एंड कुछ हद तक रिजिडिटी भी देता है। किसको? सेल को। कौन से सेल को? प्लांट सेल को, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है। तो ये सेल को देता है, इसका मतलब सिर्फ प्लांट सेल को देता है, क्योंकि एनिमल सेल में तो होता ही नहीं है। तो सेल वॉल गिव्स शेप, एक प्रॉपर शेप जो तुम्हें दिख रहा है प्लांट सेल का, ये शेप आया है इस सेल वॉल की मदद से, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है। एंड इट गिव्स सर्टेन डिग्री ऑफ रिजिडिटी ऑल्सो, थोड़ा सा इसको रिजिड भी बनाता है सेल को। ओके, विदाउट इंटरफेयरिंग विद द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के साथ ये इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है। द सेल वॉल इज फ्रीली परमियाबल मेम्ब्रेन। ये जो सेल वॉल है इसको हम फ्रीली परमियाबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फ्रीली परमियाबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी ये सिलेक्टिवली परमियाबल नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है सिलेक्टिवली परमियाबल, लेकिन सेल वॉल होता है फ्रीली परमियाबल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रीली परमियाबल मतलब ये रोकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये किसी सब्सटेंस को रोक देगा और कुछ किसी को अलाउ करेगा। ये सारे सब्सटेंसेस को अलाउ कर देता है कि भाई तुम पास हो सकते हो विदाउट एनी हिंड्रेंस। सेल वॉल इज देयरफॉर नोन एज फ्रीली परमियाबल मेम्ब्रेन। तो तुम्हें एग्जाम में ये पूछ सकता है एमसीक्यू में कि किस मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमियाबल मेम्ब्रेन बोलते हैं और किसको फ्रीली परमियाबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और फ्रीली परमियाबल मेम्ब्रेन भी क्यों बोलते हैं सेल वॉल को? यहाँ लिखा हुआ है सेल वॉल इज फ्रीली परमियाबल बिकॉज इट अलाउज द सब्सटेंसेस इन द सोल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मींस रुकावट। बिना रुकावट के कोई भी सब्सटेंस हो जो सोल्यूशन स्टेट में हो, मतलब ये सोल्यूशन स्टेट में होना चाहिए जरूर, सॉलिड में नहीं, सोल्यूशन स्टेट में कोई भी सब्सटेंस को वो अलाउ कर देता है एंटर एंड लीव। अंदर भी आ सकते हो, बाहर भी जा सकते हो, इसलिए फ्रीली परमेएबल होता है सेल में, सेल वॉल। ठीक है। द प्लांट सेल शोन इन फिगर 2.6 also shows portions of the cell of 6 surrounding cells. फिगर 2.6 से में लिखा हुआ है सेल वॉल्स ऑफ 6 सराउंडिंग सेल्स। ओके, देखो यहाँ पे 6 सराउंडिंग सेल्स, जिसका पूरा सेल, ये एक सराउंडिंग सेल है 1, ये एक सराउंडिंग सेल है 2, ये एक सराउंडिंग सेल है 3, ये एक सराउंडिंग सेल है 4, यहाँ पर एक सराउंडिंग सेल है 5 और यहाँ पर एक सराउंडिंग सेल है 6। तो एक प्लांट सेल बनाया गया है जिसके चारों तरफ 6 सराउंडिंग प्लांट सेल्स को भी का पोर्शन को शो किया गया और उसके सेल वॉल को शो किया गया। देखो ये एक सेल वॉल है एडजेसेंट सेल का, और ये वाला जो सेल वॉल है ये इस प्रेजेंट सेल का, जो बिग सेल तुम्हें कंप्लीटली दिख रहा है उसका सेल वॉल। तो क्या लिखा हुआ है? अ थिन मिडिल लेयर shown as a thick dark line holds the two adjacent cells together। तो दोनों सेल्स के बीच में ये जो थिक डार्क लाइन तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, इस डार्क लाइन की बात कर रहा है, ये वाला डार्क लाइन, दिस थिक dark line, this is basically holding the two cell walls together। okay, कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। कॉटन, जूट एंड कोकोनट फाइबर्स आर द सेल वॉल्स ऑफ देयर डेड सेल्स। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट सा चीज यहाँ पे, एक छोटी सी बात यहाँ लिखी हुई है कि जो कॉटन होता है, जूट होता है, कोकोनट फाइबर होता है, वो बेसिकली सेल वॉल्स होते हैं, डेड सेल्स के सेल वॉल्स होते हैं। ओके, तो देख ही रहे हो कि वो कितना हार्ड होता है। तो दैट इज व्हाई इट प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजिडिटी टू द प्लांट सेल।
अब आते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में हम लोग ऑलरेडी कुछ बातें इसके बारे में हम जानते हैं कि एक सेमी लिक्विड मीडियम है। साइटोप्लाज्म इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का मेजर पार्ट, मोस्ट पार्ट, कौन सा सेल ऑर्गेनल ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है? साइटोप्लाज्म। किस स्टेट में होता है? सेमी लिक्विड स्टेट में। मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो दो बातें हमने साइटोप्लाज्म के बारे में यहाँ पढ़ लिया है, और दोनों बातों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। मैं इसको फिर से अच्छे तरह से अंडरलाइन कर देता हूँ। सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है, मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करके रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट cytoplasm. Under a compound microscope, it appears to be colorless, partly transparent, and somewhat watery. ये तीन adjectives इसके बारे में लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म में, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो कलरलेस, पार्टली ट्रांसपेरेंट एंड समवॉट वाटरी दिखता है। Many chemical reactions take place in the cytoplasm. Living cytoplasm is always in the state of some movement. The following are the cell organelles embedded in the cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म के अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है, प्रेजेंट है, उनको पढ़ने वाला है। बेसिकली मैंने बताया था ना कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ये साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। तो वो साइटोप्लाज्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है उनको हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। और अभी हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नाम तुमने यहाँ पर सुना था, मैंने बताया था कि दो तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ई आर बोलते हैं, endoplasmic reticulum. E for endoplasmic and R for reticulum. So it is so fine in structure that its existence is revealed only through an electron microscope. इतना छोटा होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये तुम्हें दिखता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा। ठीक है, अब इसका शेप देखो क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इट इज एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म इन अ सेल। इस चीज को तो किसी भी तरह से तुम्हें भूलना नहीं है, ये पूरा टर्मिनोलॉजी एकदम एज इट इज याद रखना है। देखो इटैलिक्स में भी लिखा हुआ है, इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन्स, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता, और इरेगुलर नेटवर्क होता है। इरेगुलर नेटवर्क कुछ इस तरह का इरेगुलर नेटवर्क होता है, और डबल मेम्ब्रेन का, देख रहे हो मैं फिगर में, डबल मेम्ब्रेन का इरेगुलर, मैंने तो बहुत अच्छा से नहीं बना पाया हूं, लेकिन तुम्हें मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा कि इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन होता है एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। एज इट्स आउटर एंड at its outer end, endoplasmic reticulum is connected within the cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन के साथ वो कनेक्टेड रहता है आउटर एंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक आउटर एंड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है? कनेक्टेड रहता है। इसका फिगर देखोगे तो बहुत क्लियर होगा, तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा दिखता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, एट इट्स इनर एंड इट इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसका जो इनर एंड होता है, फिगर को थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, या फिर ठीक था, दिख रहा है ना? एट इट्स इनर एंड, और उसका जो इनर एंड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो कनेक्टेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ मतलब फिगर कुछ ऐसा है, अगर ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। तो दिस इज द न्यूक्लियर membrane and this is the outermost layer of the cell is cell membrane. Okay, we are talking about a plant cell right now, I'm sorry, animal cell right now. एनिमल सेल में outermost layer होता है सेल मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इसका एक एंड होता है सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड, दूसरा एंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड। तो देखो कुछ ऐसा इरेगुलर शेप का मैंने बनाया, एक पर्टिकुलर एंड है जो सेल मेम्ब्रेन से यहाँ कनेक्टेड है, दूसरा एंड है सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। ये इरेगुलर शेप का होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इट अपीयर्स रफ, ये रफ दिखता है व्हेन द पार्टिकल्स लाइक राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट। तो राइबोसोम्स बेसिकली एक सेल ऑर्गेनल होता है जो हम लोग पॉइंट नंबर 2 में नीचे देखो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच्ड है, ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर छोटे छोटे राइबोसोम्स इस तरह से अटैच्ड है, तो ये रफ दिखता है, और उस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं।
तो रफ दिखता है when particles like ribosomes are attached to it and it appears smooth without them मतलब without the ribosomes। तो अगर राइबोसोम्स उसमें अटैच नहीं है तो स्मूथ दिखता है और उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको यहाँ पे नोट कर लो अपने बुक में पेंसिल से, ये SER और RER। एंड इट appears rough when particles like ribosomes are attached to it, और उस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट फॉर्म्स, ये सारे पॉइंट्स में एग्जाम्स में पूछा जाता है, ओके फंक्शन क्या है, इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया। इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल एंड आल्सो सर्व्स एज ए पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर। तो यहाँ पे बेसिकली दो फंक्शंस है, टू फंक्शंस। पहला फंक्शन, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला पॉइंट है इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। मतलब हमारे बॉडी में जैसे स्केलेटल सिस्टम का काम होता है ना, जो हमारा बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह सपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक सेल के अंदर प्रोवाइड होता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये पहला फंक्शन हो गया, इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। दूसरा फंक्शन हो गया, इट सर्व्स as a pathway for the distribution of material from one part of the cell to another part of the cell। किसी एक पार्ट ऑफ द सेल से दूसरे पार्ट ऑफ द सेल में अगर कोई मटेरियल को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसी रास्ते से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी ये एक पाथवे जैसा सर्व करता है। इट एक्ट्स एज अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर टू अदर पार्ट ऑफ द सेल। कितना इजी टू अंडरस्टैंड है। तुम्हें मुझे उम्मीद है कि तुम्हें क्लास में बहुत सारी चीजें याद हो जा रहा होगा। क्लास मतलब इस लेक्चर को सुनते सुनते तुम्हें बहुत सारी चीजें याद हो जा रहा होगा एट द सेम टाइम, है कि नहीं। तो राइबोसोम से हम नेक्स्ट लेक्चर में बिगिन करेंगे, और जल्द आने वाला नेक्स्ट लेक्चर। और अभी तक हमने 3 लेक्चर कर लिया है। इफ यू वांट to continue with the lecture without skipping any lecture, it's very important that you press the bell icon so that you do not miss any of the lectures. God bless you, take care, and we will meet in the next lecture.